For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज आपका पेपर 5 जो कि है 100 मार्क्स का पेपर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। शॉर्ट में हम लोग इसको SCM एंड PE भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सब्जेक्ट से जान पहचान करना, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, उन टॉपिक्स के नाम ले लेना कि ओके हमने क्या क्या चीजें देखनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है उसको 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज इट इनटू 5 मेन पार्ट्स। पहला वाला जो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। नंबर 1 इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। नंबर 2 स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। नंबर 3 दोस्तों मैनेजरियल कंट्रोल। नंबर 4 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और लास्ट में दोस्तों इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के जो बनता है केस स्टडीज। अब आपके पेपर में जो है केस स्टडीज आ रही हैं, तो लास्ट इज केस स्टडीज रिलेटेड टू दीज प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। अब दोस्तों एक्चुअली क्या है, आप लोग जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो बेसिक आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो हमारी उस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम लोगों ने पढ़ी है उसका ऑब्जेक्टिव और ये जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव और टाइम फ्रेम सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज जमाना बदल चुका है दोस्तों। एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग कहें कॉस्ट अकाउंटिंग और इवन जो पुराने जमाने में जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था, उसका टाइम फ्रेम होता था शॉर्ट टर्म का। कहने का मतलब हम लॉन्ग टर्म में उस पे फोकस नहीं करते थे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो पहला एरिया है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि पुराने जमाने में हम लोग पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उनका जो फोकस होता था वो शॉर्ट टर्म होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म। पुराने वाला जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो होते थे, हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स कि भाई हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखें, अपने कुछ सेट करके टारगेट सेट करके रखें, स्टैंडर्ड्स बनाएं, बजट्स बनाएं और सिर्फ चीजों को कंट्रोल में रखें, कॉस्ट को कंट्रोल में रखें, या फिर कॉस्ट रिडक्शन इनोवेशन करें, कुछ कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों अब हमारा ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स मेनी फोल्ड हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट कंट्रोल तो है ही है, कॉस्ट रिडक्शन तो है ही है। हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, यस। हम उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके लिए हम लोग जो बेंचमार्क सेट करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है कुछ बजट्स बनाएंगे, यस ऑफ कोर्स। लेकिन उसके साथ में दोस्तों हम लोग कॉस्ट कंट्रोल के साथ में कॉस्ट रिडक्शन कि भाई हमारा जो काम करने का तरीका है, हम लोग पहले मैनुअल काम करते थे, अब उसको मैकेनिकल कर देते हैं। मैकेनिकल में भी जो मशीन होती थी, नई तरह की मशीन को हम लोग जो इनोवेशन, नए तरीकों को जो है हम लोग लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग द सेम टास्क, सेम रिजल्ट लाने के लिए लेकिन लेसर कॉस्ट पे कैसे कर सकें, वो कॉस्ट रिडक्शन। यस, ये चीजें तो ही हैं। इसके अलावा हम लोग वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करते हैं। हमारा वैल्यू क्रिएशन पे फोकस होता है, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू प्रोटेक्शन, वैल्यू मैनेजमेंट एंड वैल्यू एनहांसमेंट। हमारा पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग था उनका वैल्यूज पे फोकस नहीं होता था। आज की डेट में हमारा फोकस जो है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उसमें हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, उनका हमारा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकता है, व्हाट कैन सस्टेन एंड हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह वो बने। हम लोग इस चीज के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट एनालिसिस अलग अलग डिपार्टमेंट डिविजन्स के हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो है डायनेमिक। कहने का मतलब अब हम लोग जो है जमाना बदल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है आज। अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में चीजें जो है चेंज हो रही हैं, रेगुलर बेसिस पे इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें जो अपनी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है उसमें हम लोग जो है डायनेमिक अप्रोच लेते हैं, दैट इज उसे अडेप्ट करेंगे, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेंगे। पुराने जमाने में अगर मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करूं तो उसमें जो आप ओवरहेड्स या खर्चों को बांटते थे वो वॉल्यूम बेसिस पे होता था, आउटपुट बेसिस पे होता था, मशीन आवर्स, लेबर आवर बेसिस पे होता था। लेकिन आज हम लोग
स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है, आप अपनी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, एप्रोप्रिएट उनके जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनके बेसिस पे आप करेंगे। एक्चुअली क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की 5 स्टेजेस हैं दोस्तों। 5 स्टेजेस। सबसे पहली चीज तो क्या है, आप अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करो। ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करो, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप क्या करो, उन जो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उनको ब्रेक करो, स्ट्रेटेजी को टैक्टिक्स सेट करो। अपने जो आपने जो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए, मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका ऑब्जेक्टिव, टेक एन एग्जांपल, जियो है। रिलायंस जियो ने प्लान किया, ओके जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्लान किया कि हम लोग जो है टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि इतने सारे बड़े प्लेयर बन चुके हैं, हम उसमें एक नए प्लेयर की तरह अगर एंट्री करेंगे तो हम लोग उनसे कंपीट करेंगे। तो हम कैसे कंपीट करें, हम देखें बाकी सबका कौन सा वीक एरिया है। सब लोग लड़ रहे हैं कॉल रेट्स के लिए, लड़ने दो, हम लोग उधर स्ट्राइक करते हैं जो सब लोग जिस पे फोकस नहीं है, दैट इज डेटा। डेटा पे हम लोग जो है, हम लोगों ने 1G पे, 2G पे, 3G पे किसी पे इन्वेस्ट नहीं किया, 4G पे इन्वेस्ट किया। नई टेक्नोलॉजी ऐसे सेट करेंगे जो कि आगे एक्सपेंडेबल भी हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हमें मार्केट एकदम से पेनिट्रेट हो जाए, कस्टमर बेस एकदम से बन जाए, और कस्टमर बेस एकदम से अगर हम फैल जाएंगे, आज की डेट में कौन है बंदा जो कि टेलीकॉम के बिना और इंटरनेट के बिना जीता है? एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, एवरीबडी इज कनेक्टेड ऑनलाइन। तो बात क्या है, हम लोग ये कह रहे हैं, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि ओके, मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करें, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स में हम लोग कैसे जो है कस्टमर बेस एकदम से बढ़ा लें, तो उसकी टैक्टिक्स बनाई। दिस इज नंबर 1 इज फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, नंबर 2 उसकी टैक्टिक्स बनाओ, और फिर उसको थर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करो। हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एज वेल एज हमारी स्ट्रैटेजीज, वो कम्युनिकेट करो थ्रू आउट सारी हायरार्की में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को कंपेयर, उस स्ट्रैटेजी को जो कम्युनिकेट करो, और कम्युनिकेट करने के साथ फिर उसका चौथा नंबर, इंप्लीमेंट करो उन स्ट्रैटेजीज को। नंबर 1 फॉर्मुलेट करो स्ट्रैटेजीज, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। नंबर 2, आप जो है टैक्टिक्स बनाओ इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, कैसे क्या। अब आपने कस्टमर बेस बढ़ाना है, लेट्स मेक अ टैक्टिक, डेटा पे खेलते हैं, फ्री डेटा देते हैं, कस्टमर बेस एकदम से बढ़ जाएगा। फ्री बांटते ही हमारे देश में जो है लोग एकदम से फ्री के नाम पे बहुत ज्यादा लेंगे, फिर क्वालिटी ऐसी दे दो उनको कि वो पैसे देने को भी तैयार हो। टैक्टिक्स बनाओ। थर्ड नंबर में आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करो अपने ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज अपनी स्ट्रैटेजीज, ओवरऑल सारी, ओवरऑल टॉप टू बॉटम, अपनी हायरार्की में, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे आप जो है शेयर करो कि भाई क्या स्ट्रैटेजीज है। चौथा नंबर, इंप्लीमेंट करो स्ट्रैटेजीज को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्लीमेंटेशन के बाद आखिरी आप डेवलप करो, क्या चीज डेवलप करो, अपने कंट्रोल पॉइंट्स, फीडबैक्स लो, चेक करो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर तो हो पा रही है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रही है दोस्तों, तो फिर से शुरुआत से चीज को देखो। स्ट्रैटेजी अपने आप में होती क्या चीज है दोस्तों? स्ट्रैटेजी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ एक्शंस डिजाइंड टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड टू अचीव द टर्म ओवरऑल गोल या ओवरऑल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वंस अगेन लेट मी रिपीट इट अगेन, स्ट्रैटेजी क्या चीज है? सेट ऑफ एक्शंस है। हम लोग जो है कुछ एक्शंस करने वाले हैं, किस चीज के लिए? इंक्रीज करेंगे। क्या चीज इंक्रीज करना चाहते हैं? हमारी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। नंबर 1, वंस अगेन हम कुछ सेट ऑफ एक्शंस करेंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो और हमारा लॉन्ग टर्म गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो। तो आज की डेट में दोस्तों मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है। आज की डेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को रिडक्शन करने की बातें नहीं करेंगे। देखिए आज की डेट में हमें अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन करनी है और हमें अपनी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर्स जो है क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? मेरी एक बात सुनना, ध्यान से सुनना। लेट मी टॉक अबाउट क्वालिटी। लेट मी टॉक अबाउट क्वालिटी। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं। सो मेनी कंपनीज आर डूइंग बिजनेस।
नाउ हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी खर्च करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जैसे हम लोग कॉस्ट क्वालिटी से रिलेटेड कॉस्ट को चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नंबर एक हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, नंबर दो इंटरनल फेलियर कॉस्ट, नंबर तीन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अप्रेजल कॉस्ट। तो दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सोचो इमेजिन करो, अभी हम लोग ना, अभी सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हम लोग जो है एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले लेट्स से हम रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं। रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे, अब अगर हमें अच्छा फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो हमें अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें प्रिवेंशन कॉस्ट, हमें पहले से ही ये सेट करके देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल ही अच्छी क्वालिटी का लो। नंबर एक, अगर आपको फिनिश गुड्स अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आप रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लो। तो उसके लिए प्रिवेंशन कॉस्ट यू चेक, सॉर्टिंग करो, चेक करो, और उसमें ऑब्वियसली देयर विल बी सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट। तो प्रिवेंशन कॉस्ट। नंबर दो, फिर चलो आप ले आए सामान ले आए, उसको जो है इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके अगर वापसी करनी है, इंस्पेक्शन करके रॉ मटेरियल को फिर वापसी करनी है, एज द केस में भी। फिर उसके बाद जो है आप अपनी प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करने के बाद अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स को भी इंस्पेक्ट करो। देखो, एक तो होता है रॉ मटेरियल ले रहे हो उसको इंस्पेक्ट करो, प्रिवेंशन, फिर बन गया। अब ये ना हो कि हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट दे दें और वो जो है कस्टमर हमें वापस करे। तो इसीलिए अपनी तरफ से क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपना इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट फिनिश गुड्स को चेक करता है, ओके टेस्टेड करता है, तो आगे जो है प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अप्रेजल करने के बाद फिर हम लोगों ने अप्रेजल करने के बाद अब कई चीजें जो है हमारी कुछ खराब निकलेंगी, वो ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए में हमें कई प्रोडक्ट जो है खराब होंगे, वो नुकसान होगा, बट स्टिल वो क्वालिटी की कॉस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अब कस्टमर को माल भेज दिया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को माल भेज दिया और फिर कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, कस्टमर को हम लोगों ने माल भेज दिया और फिर कस्टमर को वापस कर दिया। तो ये जो पहली चीज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, इसमें ये चार एस्पेक्ट्स आते हैं। वंस अगेन लेट मी रिपीट इट फॉर यू। नंबर एक प्रिवेंशन कॉस्ट आती है, नंबर दो अप्रेजल कॉस्ट आती है, नंबर तीन इंटरनल फेलियर कॉस्ट, नंबर चार एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अच्छे से, आसानी से, बाद में, अभी नहीं। दूसरी चीज दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? देखिए ऐसा है, आजकल जो जमाना है, हमें ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्रिएट करना है कि हर स्टेज पे हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, क्वालिटी देखो। फिनिश गुड्स बनाने लगे हो, उससे पहले मशीन की क्लीनलीनेस, क्वालिटी देखो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन जाए, इंस्पेक्ट करो, क्वालिटी देखो। सामान बेचने लगे हो, क्वालिटी देखो। तो इसकी ओवरऑल पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में। हर लेवल पे हम लोग जो है वी विल सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी, हर लेवल पे, परचेज पे, प्रोडक्शन लेवल पे, फिर उसका प्रोडक्शन के बाद वेयर हाउसिंग पे, हर एक लेवल पे हम लोग जो ओवरऑल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर वेस्टेजेस। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग वेस्टेजेस रिड्यूस करके एफिशिएंसीज बढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, हमारी वेस्टेजेस रिड्यूस हो, हमारी ओवरऑल एक्सीलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन हो। तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, वील ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट वेज टू गेट द जॉब डन, गेट द वर्क डन। कैसे हम लोग कर सकते हैं इस काम को, हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर वर्क इन एन एक्सीलेंट मैनर। नंबर एक, हम लोगों ने मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में ये वाली चीज देखनी है कि हमें आज की डेट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी पे फोकस करते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों, आजकल एक सिस्टम है, आप लोगों को पता ही है यार, देखिए जो रिसोर्सेज है हमारी, वो रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग चीजें हैं, कोई ना कोई चीज हमें लिमिट कर रही होगी, कोई ना कोई हमें कंस्ट्रेंट होंगे जो कि हमें रोकेंगे एक्सपेंशन करने से। तो सेकंड थिंग, विल बी स्टडीइंग अ थियरी कॉल्ड थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, एलाई गोल्डरैट नाम के, एलाई गोल्डरैट, ELI गोल्डरैट नाम के एक मैनेजमेंट गुरु थे, जिन्होंने कि एक कॉन्सेप्ट बताया था, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि आप कैसे इन कंस्ट्रेंट भरे
जो हमारा एनवायरनमेंट है, इतनी लिमिटेशंस है हमारे ऊपर, उसमें कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेनिफिट्स, कैसे हम लोग जो है अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड वेल्थ किस तरीके से कर सकते हैं, उसका उन्होंने एक सिस्टम बताया था. विल स्टडी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड थ्रूपुट अकाउंटिंग. देखिए ऐसा है, आपने मोस्ट लाइकली सुना होगा, एक चीज होती है इनपुट, एक चीज होती है आउटपुट. सोचिए, इमेजिन करिए, हमने इनपुट डाला धागा 20 रुपए का, और फिर आउटपुट निकला कपड़ा, और उस कपड़े की वैल्यू अपने आप में है 100 रुपीज. तो थ्रूपुट को कैसे डिफाइन करते हैं? 20 रुपए का धागा डाला, वो मटेरियल था, और ये 100 रुपए का कपड़ा है, तो थ्रूपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, बीच का जो गैप है दैट इज थ्रूपुट. तो दोस्तों थ्रूपुट इज बेसिकली क्या है, यहाँ पे 80 जैसे फॉर एग्जांपल. तो एक नई अप्रोच, एक नया सिस्टम है कि हम लोग कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हम लोग जो है बेनिफिट कर सकते हैं. वील सी दैट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तीसरा नंबर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या चीज है दोस्तों? एक्चुअली क्या है, हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक, अब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं से लेकर, रॉ मटेरियल जो लेके आ रहे हैं से लेकर फिनिश गुड्स बना के कस्टमर तक पहुंचाने का, उसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं हम लोग. अपने जो फ्लो है हमारा, ये रॉ मटेरियल लेके आना, फिर उसको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसको जो है हम लोग दिस मशीन को सेटअप करना, मशीन को तैयार करना, मशीन को तैयार करने के बाद उसमें प्रोडक्शन में डालना, फिर उसका प्रोडक्शन के आउटपुट निकालना, आउटपुट निकालने के बाद क्वालिटी को चेक करना है, क्वालिटी चेक करने के बाद उसको जो है पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद फिर एज द केस में भी उसको जो है वेयरहाउसिंग के लिए भेजना, वेयरहाउसिंग के बाद फिर शोरूम में भेजना, शोरूम के बाद जो है फिर उसके बाद कस्टमर के पास भेजना. तो वो सारे मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फ्लो, जो हमारा ये सारी एक्टिविटीज हैं, सारी ओवरऑल एक्टिविटीज रॉ मटेरियल स्टेज से लेकर फिनिश गुड स्टेज तक, अपने एंड यूजर या कस्टमर तक पहुंचाने तक का जितना भी हमारा एरिया है, वो सारा हम लोग यहां पर देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. इससे अगली चीज दोस्तों, इससे नेक्स्ट चीज आती है हमारी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स. दोस्तों ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स क्या चीज है? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स, देखो ऐसा आजकल ना जमाना थोड़ा बदल रहा है, और होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है कई तरीके से काम कर रही है. अब टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई आता है, इमेजिन कीजिए आपके पास अगर कोई आता है और आके बोलता है यार जितने आपके खर्चे हो रहे हैं, मैं आपके खर्चे स्टडी करके, मैं आपका काम स्टडी करके, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिससे कि आपको बेनिफिट होगा. उसके लिए मैं, अगर आपको बेनिफिट होगा, टेक एन एग्जाम्पल, मैं आई विल कम एंड आई विल इंस्पेक्ट योर थिंग्स, आई विल चेक योर थिंग्स, एंड आपका जो वेस्टेजेस है मैं उसको रिड्यूस करा दूंगा. टेक एन एग्जांपल, अभी आपके वेस्टेजेस हैं 10 लाख रुपए की, मैं उसको रिड्यूस करा दूंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 10 लाख से 2 लाख करवा दूंगा. अब 10 लाख से 2 लाख कराऊंगा तो 8 लाख रुपए की जो आपकी सेविंग होगी वो शेयर कर लेंगे. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं. आजकल कई लोगों ने इस तरह के बिजनेस बनाए हुए हैं. तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स में क्या है दोस्तों, हम लोग कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं. इस तरीके से कर सकते हैं कि भैया अगर आपको फायदा होगा तभी हम जो है आपसे कुछ चार्ज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, एंड सो ऑन. वील सी समथिंग इन रिलेशन टू दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों, आखिरी में है आपका आउटसोर्सिंग. व्हाट इज दिस आउटसोर्सिंग चीज? व्हाट इज दिस आउटसोर्सिंग? देखिए आजकल ना आप सबको पता है कि बिजनेस प्रोसेसेस के आउटसोर्सिंग, बीपीओ जो है बहुत सारे, केपीओ बहुत सारे जो है खुल चुके हैं. कई सारे काम जो है, अब हमें कलेक्शन करवानी है मनी की, उसके लिए भाई हमने सामान जो है भिजवाना है, कुरियर, बहुत सारी चीजें आज की डेट में आउटसोर्स्ड है. हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, हम सारी चीज अपने ऊपर लें, ठीक नहीं. अब रेस्टोरेंट से डिलीवरी करते थे, डिलीवरी ना करके चलो जी आउटसोर्स कर देते हैं. तो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करें, हम अपने ऊपर फोकस करें, यहाँ पे सर्विंग करें, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन करें, उस पर फोकस करें, रादर देन कि हम लोग जो उनको डिलीवर करने में जो है वी आर ऑल्सो गिविंग अटेंशन टू दैट. फिर हमने उसके लिए अपने कुछ व्हीकल्स रख रखे हैं, बंदे रख रखे हैं इस चीज के लिए, और हर बार इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं भी आते, फिर भी हमें उनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं. उस जो डिलीवरी व्हीकल है उसका, जो भी गाड़ी है या वॉट एवर स्कूटर बाइक है, उसका जो हमें चार्जेस देने पड़ते हैं. तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, हम लोग इसको आउटसोर्स कर दें. बहुत सारी चीजें आज की डेट में आउटसोर्स की जा रही हैं. तो इससे क्या होता है, आउटसोर्स करने का फंडामेंटल क्या है, हमारी स्पेशलाइजेशन हमारी चीज में होगी, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और हमारी कॉस्ट रिडक्शन होगी. ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़ना है.
इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने इसी में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट और उसमें कैसे हम लोग डील करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में ही, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। दोस्तों लीन सिस्टम का मतलब क्या है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग अपने वेस्टेजेस रिड्यूस करना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, वेस्टेजेस रिड्यूस करना चाह रहे हैं में सबसे पहला जो एस्पेक्ट रहता है वेस्टेज रिड्यूस करने का, वो इसके कई तरह के हमारे जो है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के कई सारे जो है तरीके हैं जिन तरीके से कि हम अपनी वेस्टेजेस को रिड्यूस करते हैं। कैसे? सबसे पहला तरिका मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिट या जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। आपने अगर जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी के बारे में सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थियोरेटिकली प्रैक्टिकली बोथ। हल्का सा अभी ओवरव्यू देता हूं। देखिए जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी का सिस्टम होता क्या है, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग खरीद खरीद के अपने पास सामान रख लेते थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगा रहे हैं जी, हम बड़ा बड़ा ऑर्डर मंगा रहे हैं, ये मेरे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल, और अपने पास स्टोर कर रहे हैं। तो उसका स्टोरेज का खर्चा, उसमें जो इंटरेस्ट जाएगा उसका खर्चा, स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा लग रही है, इंश्योरेंस कराने जो सामान पड़ा हुआ है उसका, बीच में स्पॉइलेज ब्रेकेज हो रही है उसका खर्चा, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लूज हो रहा है, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो जिट सिस्टम क्या है, सिस्टम ऐसा है कि हम लोग किस तरीके से, जब हमारे पास कस्टमर से ऑर्डर आएगा तभी हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे, हम अपने पास कम से कम रॉ मटेरियल रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ताजा रॉ मटेरियल यूज होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कम होगी तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, हमारी स्टोरेज स्पेस कम लगेगी, हमारी ब्रेकेज कॉस्ट हार्डली होगी, हमारी जो है क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, और इस वजह से हम लोग जो है अच्छा प्राइस चार्ज कर सकेंगे अपने कस्टमर्स से। तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग। नंबर 1 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में पहला एरिया हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज टू से दिस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। सेकेंड सिस्टम दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ना है, काइजन कॉस्टिंग। ये काइजन क्या चीज है जी? देखिए काइजन इज बेसिकली, ये जापानीज शब्द है। काय का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, सो चेंज फॉर गुड। आपने अगर सुना हो डेंजो कंपनी है जो कि टोयोटा कंपनी को कई पार्ट्स जो है उनके पार्ट्स बना के सप्लाई करती है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उन्होंने इनिशियल में इंट्रोड्यूस किया था, जापानीज कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कोशिश, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टेडीली वी आर ट्राइंग टू चेंज द प्रोसेसेस, वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव जो हमारा एग्जिस्टिंग काम करने का तरीका है, हम लोग जो है उसमें चेंज लेके आए। लेकिन उसमें क्या है, आप अपने एम्प्लॉइज से जरूर पूछें कि जी हम चेंज लाना चाहते हैं, आपके कोई सजेशंस, आपके कोई रिकमेंडेशंस, ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन उन्होंने ही करनी है, काम उन्होंने ही करना है, तो अल्टीमेटली उनके इनपुट्स लेके फिर उसके बाद हम लोग जो है ये चेंज लेके आए। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो हमारी आती है दैट इज 5 S's। विच 5 S's आर वी टॉकिंग अबाउट? 5 S's कौन से हैं? नंबर 1 है सॉर्ट, नंबर 2 है सेट इन ऑर्डर, नंबर 3 है शाइन, नंबर 4 है स्टैंडर्डाइज, और नंबर 5 है सस्टेन। दोस्तों सॉर्ट क्या है? बड़ी सिंपल सी बात, आप जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदना है तो सॉर्ट करके सही वाला ही लो, गलत वाला लाओ ही मत। तो उससे क्या होगा, हमारी उस वजह से वेस्टेजेस रिड्यूस होंगे। नंबर 1 सॉर्ट मींस आप जितनी भी चीजें खराब हैं उनको हटा दो, अननेसेसरी चीजों को हटा दो और सिर्फ सही वाली चीजों को लेके आओ। नंबर 2 इज सेट इन ऑर्डर, सेकंड S इज सेट इन ऑर्डर। आप जो भी आपके काम है मोस्ट एफिशिएंट मैनर में, अपने मोस्ट एफिशिएंट मैनर में उसको सेट करो। पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। नंबर 1 सॉर्ट, नंबर 2 सेट इन ऑर्डर, नंबर 3 शाइन। आपकी जो वर्क प्लेस है उसको, वर्क प्लेस को आप डेली बेसिस पे शाइन करवाओ, दैट इज उसे क्लीन करवाओ, साफ रखवाओ। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, साफ जो है जगह होगी, साफ आपका दिमाग होगा, अच्छा सा दिमाग होगा, आपको काम करने में मजा आएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज करो, कहने का मतलब जो आपके काम करने के तरीके हैं, प्रैक्टिसेस हैं, भाई अल्टीमेटली मोस्टली जो है काम रिपीटेबल होता है, रिपीट ही होता है। तो उसमें क्या, जो भी आपके रिपीटेड वर्क है उनको स्टैंडर्डाइज करो, सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो है सेट कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हल्दीराम है या लेट्स टेक एन एग्जांपल बीकानेर वाला है। अब ये लोग क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सब्जियां अच्छी लेके आओ, सॉर्ट करके लेके आओ, सेट इन ऑर्डर करो, जो काम पहले क्या होगा, सब पहले वॉश करेंगे, फिर पील करेंगे एंड सो ऑन एंड ऑन। फिर उसका शाइन, अपनी जगह जो है जहां पर आप कुकिंग कर रहे हो, जहां सर्विंग कर रहे हो वो क्लीन रखो, देन स्टैंडर्डाइज। अब आप एक बात देखिए, कहीं पे भी जाते हैं
आपको मैकडोनल्ड्स का बर्गर सेम टेस्ट, केएफसी का आपको बर्गर सेम टेस्ट, आपको डोमिनोज का पिज्जा सेम टेस्ट, आपको हल्दीराम और जो बीकानेर वाला है उनका सेम टेस्ट। बेसिकली क्या स्टैंडर्डाइज करती हैं सारे प्रैक्टिसेस, सारे सिस्टम्स जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों सस्टेन। और सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? सस्टेनेबिलिटी आएगी थ्रू ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग करवाओ, अपने एम्प्लॉइज को रेगुलर ट्रेन करवाओ। अब भाई पुराने वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो दूसरे वर्कर्स को आप ट्रेन करें। अल्टीमेटली आप मैनेजर्स रखो, ट्रेनर्स रखो, वो लोग काम डेलीगेट करके फिर आगे अपने हायरार्की में और आगे ऊपर बढ़ते जाएं। खैर, उससे नेक्स्ट चीज क्या आती है दोस्तों? नेक्स्ट चीज आती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब इसमें क्या है? देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, यू वांट टू इंप्रूव योर क्वालिटी, तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है एज वेल एज मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आप क्या करें? आप अपनी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, आपके जो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा है उनको ढंग से मेंटेन करके रखें, उनकी टाइमली रिपेयर कराएं, उनके टाइमली चेकअप कराएं, ताकि फिर ये ना हो कि मशीन ब्रेकडाउन हो, वर्कर भी खाली बैठे और हमारे रिसोर्सेज, हम जगह का किराया दे ही रहे हैं, वर्कर्स खाली बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, वी आर लूजिंग। दैट शुड नॉट बी देयर। सो देयर शुड बी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। देन comes the next one, that is cellular manufacturing. Now guys, cellular manufacturing का फंडामेंटल क्या है? जितना कम से कम हो उतना कम से कम वेस्ट हो, और जितना फास्ट मूव कर सको अपना काम, जो आप काम कर रहे हो कैसे। सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग, मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। आप आइडेंटिकल एक जैसे प्रोडक्ट्स, एक ही जैसे प्रोडक्ट जो है आप बनाओ, सिमिलर वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाओ। टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक वाटर बॉटल है दोस्तों, ये एक वाटर बॉटल है, अब ये 1 लीटर की है। ये इसी की तरह का एक 500 ml का, एक 250 ml का, एक 200 ml का आइडेंटिकल गुड्स आप एक साथ बनाना शुरू करो। आपके ये जो वाटर है ये अपने आप में रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ से होके निकला हुआ पानी है, भर रहे हो तो ये यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स जो है एक साथ, ये पानी भरा 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 1-1 लीटर। फिर उसके बाद जो है हाउ वी कैन अवॉइड वेस्टेजेस एंड मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हम लोग बनाएं कैसे, वो हम लोग देखेंगे इसमें सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग में, बाद में देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने प्रोबेबली ये टर्म्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सुना होगा, 6 सिग्मा। नाउ 6 सिग्मा में बेसिकली हमारा फोकस किस पे है? कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे। हम लोग जो है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करना चाहते हैं, हम लोग जो है परफेक्शन लाना चाहते हैं। कैसे लेके आए, इसकी 6 सिग्मा टेक्निक भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं। दिस इज एन एरिया ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट फिर दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इनको ब्रॉडली हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। दोस्तों, पहला नंबर हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? नंबर 1 हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमें देखो पुरानी कॉस्टिंग का भी, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का भी ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल अगर हम लोगों ने करनी है, वेस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है, कैसे? अब सोचो, इमेजिन करो, हमारा कुछ काम करने का तरीका, मैनुअल काम करने का तरीका है। अब मैनुअल काम करने का तरीका, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अरे भाई इतना रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, इतने टाइम में बन जाना चाहिए, 1 यूनिट जो है आधे घंटे में बननी चाहिए, और जो है इतने मीटर जैसे कपड़ा लगना चाहिए शर्ट बनाने के लिए, एंड सो ऑन। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। वेस्टेजेस को रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे, वेस्टेजेस जो है हमारे ज्यादा ना हो, ताकि भाई 2 मीटर कपड़े में और आधे घंटे में, तो वी हैव सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो कॉस्ट कंट्रोल उस हिसाब से की जा सकती है। नंबर 2, कॉस्ट रिडक्शन। अब आपका काम करने का तरीका है मैनुअल। मैनुअल करने की जगह आप एक काम करो ना, मैकेनिकल कर लो, मशीनों से करवा लो। आज की डेट में कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो सकती है? यू मॉडर्नाइज, यू मैकेनाइज, यू चेंज द प्रोसेसेस, यू चेंज द सिस्टम्स। तो वील बी स्टडिंग दिस एरिया, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के रिगार्ड में। देन दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एरिया, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। दोस्तों, ये टारगेट कॉस्टिंग को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहले टारगेट कॉस्टिंग के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक प्रोडक्ट कहते हैं, यार मेरा ये जितनी भी मेरी कॉस्ट खर्च होगी, टेक एन एग्जांपल, मेरी जितनी भी कॉस्ट खर्च होगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी कॉस्ट खर्च होगी 100 रुपीज, ये मेरी कॉस्ट होगी। इस पे मैं अपना मार्जिन ऐड करता हूं, मार्जिन या प्रॉफिट 25 रुपीज। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 125 रुपीज। इस तरीके से जनरली हम लोग सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन इस तरीके से लेते हैं। लेकिन अब क्या है,
अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑनगोइंग मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स हैं और हमारा सेलिंग प्राइस जो है चल रहा है 100 रुपीज, और मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरे को ना सेल पे 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% ऑन सेल प्रॉफिट चाहिए। सिंपल सी बात है, इसका 20% अगर प्रॉफिट चाहिए, जितना भी मेरा सेल प्राइस होगा उसका 20% मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट या मार्जिन जो है अगर मैं इसमें से हटा दूं, तो दोस्त मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? तो ये मेरी टारगेट कॉस्ट कहलाती है, टारगेट कॉस्ट 80 रुपीज। तो दोस्तों टारगेट कॉस्टिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। इसमें टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनगोइंग प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसका मार्केट में ऑलरेडी प्राइस है, कस्टमर कितना पे करने को तैयार होगा, हमें पता है 100 रुपीज देने को तैयार होगा। अब इस केस में हम जो हमारा टारगेट, जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा उससे हम टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसमें से हम अपना प्रॉफिट माइनस कर देते हैं दोस्तों, और प्रॉफिट माइनस करके हम अपनी टारगेट कॉस्ट सेट कर लेते हैं। अब टारगेट कॉस्टिंग दोस्तों करने के दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म तो है हमारा वैल्यू एनालिसिस। ना वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, अब सोचो हमने 80 रुपीज की कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट सेट कर लिया। अभी इस 80 रुपीज में लेट्स से 50 रुपीज का डायरेक्ट मटेरियल होगा, 10 रुपीज की डायरेक्ट लेबर होंगी और 20 रुपीज के ओवरहेड्स होंगे इस 80 रुपीज में, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम रिव्यू करते हैं अपना जो कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट डिजाइन है, जो भी हमारा काम करने का तरीका है, उसको हम रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग जो है वैल्यू एनालिसिस करते हैं। द सेकेंड एस्पेक्ट इज वैल्यू इंजीनियरिंग। एक तो क्या है वैल्यू एनालिसिस, ये तो काम खत्म होने के बाद। एक क्या है काम शुरू होने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू एनालिसिस जो है, एक तो क्या है वैल्यू एनालिसिस में क्या है, हमने टेक एन एग्जांपल, हम काम कर रहे हैं, हम पीछे से करते आ रहे हैं, अब पहली बार हम लोग ये काम करने वाले हैं, तो उस केस में न्यू प्रोडक्ट अगर हम लोग शुरू करने वाले हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए वैल्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। गहराई में हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आज मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ जान पहचान हो रही है। जिन्हें समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं आ रहा है घबराओ मत, मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स अलग से, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अलग से, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारी, पेरेटो एनालिसिस। दोस्तों अब ये पेरेटो एनालिसिस क्या भला है? अब पेरेटो एनालिसिस का एक 80-20 का प्रिंसिपल होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम ये कहते हैं और 80%, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 80% ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम 20% कस्टमर्स। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके 80% ऑफ द रेवेन्यूज आर फ्रॉम 20% कस्टमर्स, सो वी नीड टू फोकस ऑन 20% कस्टमर्स। इसी तरीके से हमारे 80% ऑफ द रेवेन्यूज आर फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी मैन्युफैक्चर। अगर हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें से 2 प्रोडक्ट्स में हमारा 80% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो दोस्तों हमें उन 2 प्रोडक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो पेरेटो एनालिसिस में हम लोग 80-20 एनालिसिस कुछ पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, विल सी इट नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों, इससे नेक्स्ट चीज आपकी आती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। दोस्तों ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग? देखिए प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। एक प्रोडक्ट जो होता है हमेशा परपेचुटी तक के लिए नहीं होता है। हम लोग हमेशा मानते हैं कुछ लाइफ साइकिल होगी, मे बी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, फॉरएवर नहीं होती। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक इंट्रोडक्शन स्टेज, एक ग्रोथ स्टेज, एक मैच्योरिटी या स्टेबलाइजेशन स्टेज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिक्लाइन स्टेज या सैचुरेशन स्टेज भी कह सकते हो आप इसको। तो दोस्तों इसमें हमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि किस स्टेज पे कितने खर्चे करने चाहिए। इंट्रोडक्शन पे ऑब्वियसली खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन किस तरह के खर्चे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के खर्चे। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग जो है हमें अगर फैलना है, बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो ग्रोथ स्टेज पे हम मार्केटिंग भी खूब सारी करेंगे कि मार्केट ज्यादा कैप्चर कर लें। तो वी विल बी डिस्कसिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में काफी सारे एस्पेक्ट्स इन चारों स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, maturity, stabilization या फिर decline and saturation stage. We will be studying about this thing in life cycle costing. Last but not the least is दोस्तों environmental management accounting. देखिए ऐसा है, आजकल प्रोडक्ट्स जैसे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन पैदा होता है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। कई लॉज हैं, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारे लॉज हैं। तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी मशीन्स लगानी पड़ती हैं। तो हमें वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि वाटर में सीधा हम लोग जो है अपना
जो ट्रेड इन्फ्लुएंस है, जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सीधा नहीं डंप कर सकते, उसको प्रोसेस करके फिर जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो हमें अल्टीमेटली वी नीड टू फोकस ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग में हम लोग क्या देखते हैं, हमें जो वेस्टेजेस पैदा होते हैं, टेक एन एग्जांपल, ये प्लास्टिक की बॉटल्स होंगी, या लेट्स टेक एन एग्जांपल पेपर होंगे, पेपर के यूज्ड पेपर्स होंगे, उन पेपर्स को रिसाइकल करें, इन प्लास्टिक की बॉटल्स को इनको रिसाइकल करें। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स जिनसे कि हम अपना एनवायरमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचाएं। ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट, बट देयर कैन बी बेनिफिट। जैसे वेस्ट को अगर हम लोग रिसाइकल करेंगे तो रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट से फिर हमें जो है कॉस्ट भी सेव होगी। बड़ी सिंपल सी बात। और इसके अलावा जो है हम लोगों को, हमें अपने साइट कहां अपनी सेट करनी चाहिए, हमें साइट की फिजिबिलिटी करेंगे कि भाई हमें वी शुड हैव आवर साइट स्टेटेड सिचुएटेड एट अ प्लेस जहां पर कि हमारा रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिलता हो और डिस्पोजल करने में भी, वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने में भी आसानी हो, और साथ में जो आसपास जो पॉपुलेशन है उनको एडवर्सली इफेक्ट ना हो। वी नीड टू टेक ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर हम रिहायशी इलाकों के आसपास में अगर वेस्टेजेस करेंगे तो उसके बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होंगे वहां पे उनके डिस्पोज ऑफ करने के वेस्ट के, एंड सो ऑन एंड ऑन, और खर्चे भी ज्यादा होंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसे एरियाज में आप अपनी साइट को अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं जहां पर ऐसे नुकसान, जहां पर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में इसके अलावा क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद वेरियस सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स पे हमारा यहां पर फोकस रखा गया है आपके सिलेबस में। कौन से 3 सेक्टर्स? नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 2 इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, और थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर। देखिए, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने खर्चे होते हैं, हर एक के अपने अपने जो है, एवरी बिजनेस एंटिटी हैज देयर कॉस्ट, बट इनके स्पेसिफिक अपने और कुछ अलग तरह के भी खर्चे होते हैं। तो वी विल बी सीइंग कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर दी स्पेसिफिक सेक्टर्स सेपरेटली बाद में। तो दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इससे नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है, दिस वाज द फर्स्ट एरिया, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट दोस्तों आपका क्या है? सेकंड सेगमेंट है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को हम लोग 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली चीज, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एनालिसिस, या जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज में यहीं पढ़ेंगे। बेसिक्स आप लोगों ने होपफुली, मोस्ट लाइकली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग या सीवीपी पढ़ा हुआ होगा, बट मैं अपनी तरफ से अज्यूम करके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं याद। आई विल नॉट अज्यूम कि आपको कुछ भी ध्यान है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल स्क्रैच से, शुरुआत से, कॉस्ट बिहेवियर से शुरू करूंगा कि भाई कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। हम कॉस्ट को बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करते हैं। सीवीपी एनालिसिस जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, इस तरीके से कॉस्ट को कैटेगराइज करता है कि हम लोग जो है ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट एंड सो ऑन चीजें निकाल सकें, ब्रेक इवन चार्ट बना सकें। विल सी ऑल दीज एस्पेक्ट्स, और फिर डिसीजन ले सकें with the help of cost volume profit analysis. We'll study, this will be your initial chapter जो कि आप पढ़ेंगे, and I hope you'll be really enjoying। सिर्फ वही बेसिक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वही नहीं, उसके अलावा the problems का जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। Yes, obviously काफी चीजें तो वही लेवल की हैं, but there are many things which are way beyond the level जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी एज वेल एज देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग भी यूज करते हैं। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम अपनी कॉस्ट को कैटेगराइज करते हैं रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अगर हाँ किया तो ये खर्चा होगा, ना किया तो नहीं होगा। हाँ किया तो मटेरियल खरीदेंगे, हाँ किया तो जगह किराए पे लेंगे, हाँ किया तो लेबर हायर करेंगे, हाँ किया तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, ना किया तो नहीं जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि संक कॉस्ट होती हैं। कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, देन देयर इज कॉस्ट संक कॉस्ट। भाई हो चुकी, द कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। खर्चा हो चुका, अब तो कोई फायदा नहीं है, बट उनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑलरेडी ओन्ड और हायर्ड। यार मेरे पास ऑलरेडी एक जगह है, लेकिन उसको मैं किराए पे दे सकता हूं। अगर मैं यहां पे अपनी फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा तो किराया लूज कर दूंगा। अगर फैक्ट्री लगाई तो किराया जो है लूज कर दूंगा, अगर फैक्ट्री नहीं लगाई तो किराए पे दे दूंगा, एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंगली वी कंसिडर आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग को यूज करके हम अपना डिसीजंस कैसे लेते हैं,
वो हम लोग देखेंगे। पुराने जमाने में दोस्तों कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, वॉल्यूम रिलेटेड मेजर्स जैसे आउटपुट या मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, उस बेसिस पे, और कई सारे खर्चे जो है गलत बांट दिए जाते थे। लेकिन आज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में, आज के जमाने में अगर आपको डिसीजंस लेने हैं किस प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूं या ना करूं, इस पर्टिकुलर कस्टमर को आगे सामान बेचता रहूं या ना बेचूं, उसके लिए हम लोग कई तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम लोग इस पर्टिकुलर कस्टमर, हम हर एक कस्टमर की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर सकते हैं। हम अपनी कॉस्ट के कॉस्ट ड्राइवर्स, appropriate cost drivers, the basis on which these costs should be distributed, वो आइडेंटिफाई करके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मटेरियल खरीदना है, खरीदने से रिलेटेड हम लोग जो परचेज ऑर्डर, उसका कॉस्ट ड्राइवर हो गया। हम लोग स्टोर करते हैं तो स्टोर रूम के खर्चे, स्टोर्स एक्विजिशन पे ले लिया। मशीन को तैयार करते हैं, सेटअप करते हैं, सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप्स पे ले लिया, किस प्रोडक्ट के लिए या किस कस्टमर के लिए कितना सेटअप लगाया। फिर इसी तरीके से हम लोग जो है अपना क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन, कितनी इंस्पेक्शंस किया, प्रोडक्शन किया तो कितने मशीन आवर्स लगा, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग हर एक कस्टमर के लिए, अब कोई कस्टमर है, हम उसको जो है डिलीवर करके आते हैं गुड्स, उसको जो है आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। वी नीड टू सी ऑल द एस्पेक्ट्स इनटू कंसीडरेशन, कितना डिस्टेंस है, कितना हम लोग जो है उसको सामान लेके जा रहे हैं, कितनी बार लेके जा रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, and we do the cost benefit analysis on the basis of activity based costing, and finally we take the decision कि क्या हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या हमें ये कस्टमर को जो है माल बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्या प्राइसिंग रख सकते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। प्राइसिंग डिसीजन वैसे अलग से देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आप यूज कर सकते हैं यूजिंग नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, या आप उन्हें एथिकल कंसिडरेशंस भी कह सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस या एथिकल कंसिडरेशंस, कि भाई हम लोग जो है दुनिया का फायदा करें। हम लोग जो है, अब टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी जो है वो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टबैको प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ में, अब वो टबैको प्रोडक्ट बनाती है तो दैट इज बैड फॉर हेल्थ, बट उसके साथ साथ में वो पेड़ भी लगाती है, अलग अलग तरह के पेड़ लगाती है। लेट्स से वो फ्रूट्स भी जो है बेचना शुरू कर देती है। उसके साथ में टेक एन एग्जांपल, वो पेपर भी बनाती है, फिर और ट्रीज उगाती है, एंड सो ऑन एंड ऑन। वो जो है स्टेशनरी बनाना शुरू कर देती है, एंड we need to see the ethical aspect also. Then comes the next type of decision making, that is pricing decision. It's a very important decision, एग्जाम में इसका काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब इसमें हम लोगों ने कई तरह की प्राइसिंग देखनी है। एक तो प्रोडक्ट प्राइसिंग देखनी है। प्रोडक्ट प्राइसिंग में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखूं। कई तरह के प्राइसिंग के सिस्टम्स होते हैं, देयर आर वेरियस सिस्टम्स ऑफ प्राइसिंग। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई ऑनगोइंग मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, हम लोग कोई एक अपने आप में एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइसिंग कैसे करें। कुछ अलग अलग तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती हैं, ऑनगोइंग मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस स्ट्रेटजी, देन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस, कि भाई हमारे जितने खर्चे होंगे तो कॉस्ट में भी कौन सी टोटल कॉस्ट लें, उसमें प्लस करें मार्जिन, डिजायर्ड प्रॉफिट, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मार्जिन ऐड करें, या फिर टेक एन एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट में ऐड करें। फिर इसी तरीके से स्कीमिंग प्राइसिंग, एंड सो ऑन एंड ऑन, बहुत सारे की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट प्राइसिंग एज वेल एज सर्विस प्राइसिंग में भी, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विस की भी। भाई सर्विसेज देते हैं, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उनकी किस तरीके से प्राइसिंग रखें। देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो प्राइसिंग डिसीजन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल सर्कमस्टांसेस? सोचो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो स्पेयर कैपेसिटी, और स्पेयर कैपेसिटी के साथ हम लोग, कोई एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है या बाहर से कोई कस्टमर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पे भी बेच सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मार्जिन जोड़ दें तो अच्छा। हमें अपनी टोटल कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो स्पेयर कैपेसिटी, हम लोग तो ऑलरेडी डोमेस्टिक में प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं। तो स्पेशल ऑर्डर आया है तो स्पेशल सर्कमस्टेंस में स्पेशल ऑर्डर की कॉस्टिंग हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों, हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस कितना सेंसिटिविटी है कहने का मतलब, सोचो, इमेजिन करो, अगर हम लोगों ने अपना प्राइस, सोचो जैसे जैसे आप सेलिंग प्राइस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका सेल्स वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो हम लोग ना अपना सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली हम देखेंगे कितना सेंसिटिव होगा, हमारे प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो उससे हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ने से तो फायदा हो रहा है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम कम होने से हमें जो नुकसान हो रहा है। और इवन ऐसा भी हो सकता है, देखो कुछ फिक्स कॉस्ट होंगी, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगी। फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं रहेंगी, और वेरिएबल कॉस्ट जो है हो सकता है, अब क्वांटिटी जैसे आप कम बेचोगे तो कम खरीदोगे, तो क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिलना कम हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें,
अलग अलग प्राइसेस पे हमें कौन सा वाला ऐसा प्राइस होगा, ऑप्टिमल प्राइस होगा जो हमें हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करता है। तो वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे प्राइसिंग डिसीजन में सेंसिटिविटी एनालिसिस करके। एंड देन दोस्तों वंस अगेन हम लोगों ने नंबर 1 पढ़ना है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, नंबर 2 पढ़ना है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसमें ये सारे एरियाज हैं। थर्ड नंबर हमने पढ़ना है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। अब दोस्तों परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती जाती हैं वो वैसे वैसे टॉप मैनेजमेंट जो है डेलीगेशन करना शुरू कर देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिविजन्स को जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करवाता है और उसमें वो कैटेगराइज करता है इनटू इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कॉस्ट, तुम्हारी वजह से खर्चे होने, तुम्हारे ज्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट सेंटर तुम देखो, तुम्हें रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज करने, तुम्हें जो है खर्चे भी मिनिमाइज करने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो है डेलीगेशन करती है अथॉरिटी की कि आप अपने खर्चे करो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कॉस्ट। एंड देन वी विल बी स्टडिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं, एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहते हैं, जैसा मर्जी कहते हैं। फिर इससे नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों ने नेक्स्ट चीज जो पढ़नी है दैट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्या बोला है दोस्तों? अब बैलेंस स्कोर कार्ड देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें अल्टीमेटली जैसे स्कोर कार्ड नहीं होता कुछ स्कोर का कार्ड, तो हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज ये जो डिवीजन या डिपार्टमेंट या जो भी पर्सन कर रहे हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, सोचो इमेजिन करो हम लोग जो है कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ये इसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, फिर इंटरनली हमारे अपने प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पॉइंट्स मिलते हैं, स्कोर। फिर इस तरीके से फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी करवाता है, टर्नओवर कितनी जनरेट कराता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं बैलेंस स्कोर कार्ड की। वंस अगेन लेट मी रिपीट इट अगेन, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, नंबर 2 हमारे इंटरनल प्रोसेसेस के पर्सपेक्टिव से, नंबर 3 हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ, और चौथा नंबर हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड लेटर ऑन, नॉट टुडे। दूसरा नंबर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में आगे परफॉर्मेंस पिरामिड। एक ऐसा पिरामिड बनाया गया है, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसका कुछ विजन होता है। एक अगर मैं बनाऊं तो एक कंपनी का विजन होता है। जनरली ये जो कंपनी का विजन होता है दोस्तों, वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस नहीं होता, वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस होता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मींस हमारा जो बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो बिजनेस है उसमें हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं इसको। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो हमारा हर बिजनेस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना। लेकिन एक बात बोलूंगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी तो मैक्सिमाइज करनी है, यस, लेकिन साथ में जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कहने का मतलब भाई इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं, बूम, नॉर्मल, रिसेशन। अगर आपकी लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ मार्केट में डिमांड कुछ चेंज हो गई, कुछ सर्कमस्टांस बदल गए, कोई चीज जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल एकदम से डिमांड बढ़ गई कोई, या एकदम से डिमांड कम हो गई, हम लोग उसको कैसे सस्टेन कर पाएंगे, कैसे उसको डील कर पाएंगे? तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीजों में चाहिए, मार्केट में भी चाहिए और फाइनेंशियल में भी चाहिए। अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज द ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से प्रॉफिटेबिलिटी इज द ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये हमारे किससे रिलेटेड है? बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, यस, ओके, ये पिरामिड बनता जा रहा है, ये पिरामिड बनता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब उसको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, एज वेल एज सिर्फ क्वालिटी ही नहीं दोस्तों, उसको डिलीवरी भी टाइमली मिलेगी, डिलीवरी भी सही समय पर मिलेगी। और फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी कब होगी? जब हमारी वेस्ट की रिडक्शन होगी,
वेस्टेजेस रिड्यूस होंगे, एज वेल एज दूसरा नंबर हमारा प्रोडक्शन साइकिल का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा, जल्दी बनते जाएंगे प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को हम लोग रॉ मटेरियल में डालते हैं, रॉ मटेरियल की तरह डालते हैं, फिर वो कितनी जल्दी बन जाता है, तो प्रोडक्शन साइकिल टाइम अगर कम होगा तो वुड बी बेटर। तो ये सारे के सारे जो है हमारे डिपार्टमेंट्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वेस्ट रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, डिलीवरी करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, एंड फाइनली दोस्तों हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर आर ऑपरेशंस। एंड अल्टीमेटली फाइनली मैं कहूं तो ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं, ये क्वालिटी डिलीवरी, इनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये प्रोडक्शन और वेस्ट, प्रोडक्शन साइकिल का टाइम एक्सेट्रा, ये है हमारी इंटरनल फैक्टर्स। हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, एक्सटर्नल एफिशिएंसी होनी चाहिए, और दोस्तों ये हमारी इंटरनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इंटरनल एफिशिएंसी। सो विल स्टडी मोर अबाउट दिस पिरामिड, परफॉर्मेंस पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में सेपरेटली। इससे नेक्स्ट दोस्तों हम लोग और पढ़ेंगे परफॉर्मेंस प्रिज्म। दिस इज अनदर थियोरेटिकल एरिया। अब परफॉर्मेंस प्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्चुअली हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं। अब यहां हमारा फोकस किसके ऊपर है, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। एक प्रिज्म जैसी चीज बनाई जाती है और उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाउ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, तो हम उसके लिए कैसे स्ट्रेटजीज करेंगे, कैसे प्रोसेसेस सेटअप करेंगे। विल डिस्कस इट लेटर ऑन, इट्स अनदर थियोरेटिकल एरिया दैट विल बी स्टडिंग। देन कम्स डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स। दोस्तों ये डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं अपने आप में चार, जो कि आपने पढ़ने हैं। नंबर एक इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करके निकालते हैं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है उस डिवीजन के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर वन। नंबर टू इज रेजिडुअल इनकम, कि भाई वो पर्टिकुलर डिवीजन, हर डिवीजन का अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर डिवीजन का अपना रेजिडुअल इनकम कितना वो जनरेट कर पा रही है। सिमिलरली थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी है, जो कि स्टर्न एंड स्टीवर्ट कंपनी यूएसए ने बताया था। ठीक है जी, नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज। एंड लास्ट इज शेयर होल्डर्स वैल्यू एनालिसिस, दैट इज शेयर होल्डर्स की वैल्यू, शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज करनी है। ये सारी चीजें हम लोग जो है इसमें डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स में पढ़ेंगे। इट्स प्रैक्टिकल, ये सारा जो है प्रैक्टिकल, और एग्जाम में प्रैक्टिकल आता है, आता रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। नाउ व्हाट इज दिस बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल? अगर मैं इसमें बोलूं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ये क्या करता है, देखो ये सॉल्यूशन देता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है सर्विस सेक्टर्स की एफिशिएंसी को जो है चेक करने के लिए, एज द केस में भी उसको मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लगता है। क्या होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने बाद में पढ़नी है। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट बेंचमार्किंग स्कीम। दोस्तों बेंचमार्किंग बेसिकली हम स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से, इंडस्ट्री के बेस्ट परफॉर्मिंग, इंडस्ट्री में जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं अपने वेरियस पैरामीटर्स का। तो बेंचमार्किंग ये इंडस्ट्री के बेस्ट हैं, तो हमारे जो गुड्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, उनको हम मेजर कर रहे हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। किससे? उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद द इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री के जो बेस्ट परफॉर्मर्स है, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर सकें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमें अभी तक जितनी भी बात कर रहे हैं सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनके प्रॉफिट मोटिव्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होनी चाहिए। देखिए उनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता नहीं है, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते ही डिफरेंट है। तो वो जो उनका बेनिफिट जो है वो क्वांटिफाई नहीं हो सकते, हम लोग कहते हैं। और अल्टीमेटली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, और फंड्स को यूटिलाइज करके मेजरमेंट करेंगे
कि हम अपने जो फंड यूटिलाइज कर रहे हैं उससे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स कैसे आ रहे हैं जो हम खर्चे कर रहे हैं। वील डिस्कस अबाउट दिस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल सेपरेट इवैल्यूएशन होती है परफॉर्मेंस की, क्योंकि देखो यहां ये प्रॉफिट्स तो कमाना ही नहीं चाहते, इनका तो कुछ ऐसा है ही नहीं सीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों, हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट कार्ड होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने काम करना था वर्सेस जो एक्चुअल काम किया, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स वर्सेस द एक्चुअल्स। हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि ओके जी आपको ये काम करना था, आपने ये किया। और अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज ऑलवेज कंपैरिजन ऑफ व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट हैज बीन डन, एंड अल्टीमेटली अगर बंदे ने जो भी हमारे डिविजनल मैनेजर हैं या जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसने अगर हमें फायदा कराया तो उसको पीठ पे शाबाशी देंगे, उसको बोनस देंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे। और अगर उसने नुकसान कराया तो उसको गाल पे शाबाशी देंगे, उसको जो एज द केस में पिनलाइज करेंगे या व्हाटएवर। नेक्स्ट आगे फिर दोस्तों अगली चीज आती है हमारी डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए आजकल क्या है, एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को गुड्स ट्रांसफर करती है और हर डिवीजन को कहा गया है कि तुम अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करो, तुम अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करो। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट मार्जिन छोड़ के। तो वी विल बी डिस्कसिंग, हम लोग डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग दैट इज नेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी देखेंगे, एज वेल एज हम लोग जो है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी देखेंगे। और उसके अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, बहुत सारे मेथड्स हैं। We'll discuss many methods, cost plus method है, marginal cost method है, market price method है। We'll be discussing many methods of transfer pricing, opportunity cost को consideration में रख के। We'll see it in the due course of time. Very interesting and practical topic है and very important for examination purposes है। इसके बाद दोस्तों फिर हम लोग और क्या देखेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अब दोस्तों स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, उनका एनालिसिस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एनालिसिस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एनालिसिस देखो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है तीन कारणों से बढ़ सकते हैं। नंबर एक, हमने प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दिया। नंबर दो, हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। नंबर तीन, हमने जो है अपनी कॉस्ट रिड्यूस करा दी, कॉस्ट मिनिमाइज करा दी। तो तीसरा जो है हमारा प्रोडक्टिविटी। वंस अगेन नंबर एक, हम लोग जो है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस में देखेंगे ग्रोथ कंपोनेंट की हमारी आउटपुट कितना बढ़ा। नंबर दो, प्राइस रिकवरी कि भाई हम लोग जो है प्राइस किस हिसाब से, सेलिंग प्राइस जो है कितना चार्ज कर पा रहे हैं। तीसरा इस प्रोडक्टिविटी की हमारी कॉस्ट जो है हमारी ज्यादा ना हो, कॉस्ट कंट्रोल्स में हो। तो वील सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस। एंड देन सेकंड थिंग ऑपरेटिंग इनकम, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग एडवांस्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हम तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोस्तों एक ही साथ पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ इंक्लूड करके रखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके अगर बजट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके हम लोग अगर मैनेजमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो वील डिस्कस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ही साथ में। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेनली आपको एग्जाम में, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल में आपके दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपने मे बी इंटरमीडिएट में भी पढ़े हुए हैं, एक बजटरी कंट्रोल, दूसरा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो दोस्तों ये दो एरियाज हम लोगों ने और पढ़ने हैं मैनेजरियल कंट्रोल के। एक बजटरी कंट्रोल, बजट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के बजट्स बनाते हैं। फंक्शनल बजट्स होते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, डायरेक्ट लेबर या ह्यूमन रिसोर्स, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट, दिस प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, and this cash budget. So many budgets can be made. We'll see capital expenditure budget, so many budgets can be made, fixed budget, flexible budgets. We'll discuss practical aspect है, theoretically भी important है, practical भी बहुत ज़्यादा important है। and standard costing, हम standard set करते हैं और उनको actual से compare करते हैं, variance analysis करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को material के variances, labor के variances, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, ये सारे वेरिएंसेस हम लोगों ने पढ़ने हैं। उनसे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी एग्जाम में काफी हद तक प्रैक्टिकल आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर इन सब एरिया से रिलेटेड कुछ भी हमारी केस स्टडी हो सकती है, तो केस स्टडी भी जो है आपको आएगी। ऑब्वियसली हर बार केस स्टडी आ रही है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैंने अभी सारा थियोरेटिकली ऊपर ऊपर से सारी चीजें सिर्फ नाम ले लिए टॉपिक्स के जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। वी विल बी स्टडिंग, वी विल बी एंजॉइंग अ लॉट।
Okay guys, I hope you guys will be enjoying this subject too much, very much. आप लोग बहुत 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 ज्यादा मजा करने वाले हैं और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिएगा and give your best and you'll get an amazing result. That will be all. Take care. God bless you all.